हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा ब्रिटिश भारत में बहुत सारे सिस्टम लागू किए गए थे टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि रियायतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। और यहीं से जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्थायी बंदोबस्त था वो ब्रिटिश भारत के किस भाग में लागू था, या जो स्थायी बंदोबस्त था वो ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू था। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसके तहत जो है कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में जो है इकट्ठा किया जाता था किसानों से। इस वीडियो में हम स्थायी बंदोबस्त के से रिलेटेड पूरा डिस्कशन करेंगे, एक टू जेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉर्नवालिस 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। आपको पता है कि जो बंगाल था उसको बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिया गया था। उस पर पूरा का पूरा अधिकार अब अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज़ जो थे बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। और इसी दौर में जो है 1773 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। और जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है वो होता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है बंगाल का वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर रहता है। अब कॉर्नवालिस सोचता है कि मैं एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहता हूँ जिससे जो कंपनी है उसको अधिक से अधिक लगान प्राप्त हो, और भू राजस्व से कंपनी को होने वाली जो आय है, ठीक है, मतलब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उससे जो कंपनी को आय आती है या पैसा जो आता है वो स्थायी हो जाए। कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जो अंग्रेज़ों से जो किसान हैं किसानों से जो भी टैक्स लिया जाता है वो स्थायी किया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। और इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का साथ देते हैं वो देते हैं उसके एडवाइज़र, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति के भी एडवाइज़र हुआ करते हैं, प्रधानमंत्री के भी सेम उसी तरह उसमें जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके भी एडवाइज़र हुआ करते थे। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसके जो एडवाइज़र थे वो थे जेम्स ग्रांट और दूसरे थे सर जॉन शोर। तो इन दोनों ने जो है इस व्यवस्था को लाने में लॉर्ड कॉर्नवालिस की सहायता की थी। तो फिर इन्होंने 1793 में 1793 में एक ऐसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया जिसे कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। इसी को ही जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया कि जो किसान थे उनसे जो लगान लिया जाता था या जो टैक्स लिया जाता था उसे स्थायी कर दिया गया। मतलब महीने की एक दिन फिक्स कर दिया गया, इस तारीख को इतना किसानों से लगान आना चाहिए तो आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं था कि जैसे कि पहले भी हुआ करता था कि जो पहले था ऐसा नहीं था कि पहले जो है टैक्स नहीं लिया जाता था किसानों से, पहले भी लिया जाता था लेकिन वो स्थायी नहीं था। मतलब जब जी किया जाता था तब किसानों से टैक्स ले लिया जाता था, और या तो कोई एक लंबा दौर हो जाता, 2-3 महीने हो जाते थे, कोई किसानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। और कभी जो है लगातार हफ्ते या 2 हफ्ते में भी 2 बार या 3 बार टैक्स ले लिया जाता था। और फिर मुर्शिद कुली खान जो है सेम इसी तरह स्थायी बंदोबस्त की ही तरह जो है एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त लाया जाता है 1793 में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। किसने उसकी सहायता की थी, तो उसके एडवाइज़रों ने जेम्स ग्रांट एंड सर जॉन शोर ने, ओके। इसके तहत क्या किया गया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना उसने भूमि के जो स्वामी माना वो जो है जमींदारों को माना, और जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको सौंप दी। उनसे जो है कहा गया कि आप जो है किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को इकट्ठा करना और उसको ब्रिटिश राजकोष में जमा करना। और आपको जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अगर आप इसको फुलफिल नहीं करोगे तो आप पर जो है सूर्यास्त का जो है नियम लागू होगा। अब ये सूर्यास्त का नियम क्या है उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ओके।
तो जमींदारों ने जो किसान थे उनसे टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया और लगातार जो है वो किसानों से टैक्स वसूला जाता था। और इस टैक्स का जो रेशो था वो था, जो जितना भी जमींदारों के द्वारा टैक्स वसूला जाता है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, जितना भी जमींदारों द्वारा किसानों से टैक्स वसूला जाता है उसका 10/11 भाग जमींदार कंपनी के राजकोष में जमा कर देते थे और जिस टैक्स को वसूला गया था किसानों से उसका 1/11 भाग जो है जमींदार अपने पास रखते थे। वो क्यों रखते थे? क्योंकि उन्होंने जो है जो काम अंग्रेज़ों के द्वारा सौंपा गया था तो उसकी बदले में, मतलब उसके जो उनको पेमेंट की जाती थी वो जो है उसी कर से जो है या उसी टैक्स से जो है वो अपनी पेमेंट ले लेते थे 1/11वां भाग, और कंपनी के में जमा किया जाता था 10/11वां भाग। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमींदारों के द्वारा जो टैक्स किसानों से वसूला जाता था उसका कितना प्रतिशत भाग जो है कंपनी के राजकोष में जमा होता है? तो 10/11। अपने पास कितना रखते थे? 1/11। ओके। अब क्या होता है कि जो कि जमींदार होते थे तो उनके द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था उसमें देरी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो जमींदारों से लगान वसूला जाए, मतलब जमींदार तो किसानों से वसूलते थे लेकिन अंग्रेजों का अब पूरा फोकस जो था वो जमींदारों पर था कि कोई भी जो करप्शन ना करे बीच में। तो जमींदार जो टैक्स वसूला जाता था वो बहुत कड़ाई से, मतलब बहुत सख्ती से वसूला जाता था। और इसके लिए अंग्रेजों ने एक नियम लागू किया था, एक रूल लागू किया था, वो था सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का मतलब होता था कि जिस तिथि को सरकारी राजकोष में लगान जमा करना होता था, ध्यान से सुनिए, जिस भी तिथि को, मतलब कोई भी डेट है, जिस तारीख को जो है जमींदारों को सरकारी राजकोष में लगान जमा करना होता था तो जमींदारों को अगर उसी तिथि को सूर्यास्त, मतलब जब तक शाम को सूर्य ढलने से पहले जो वो टैक्स जमा करवाना होता था, अगर कोई जमींदार जो है सूर्यास्त से पहले जो है टैक्स जमा नहीं करवाता था तो उससे सारी की सारी जिम्मेदारी छीनी जाती थी, उससे उसकी ज़मीन छीनी जाती थी, उसको जो है उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। और बहुत सारे जमींदारों को जो है अपनी ज़मींदारी खोनी पड़ी थी जो किसानों से थोड़ा सा लगाव रखते थे, ठीक है, और उस लगाव के कारण वो सही टाइम पर जो है टैक्स दे नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनकी ज़मींदारी छीन ली गई थी। तो इसे ही कहा जाता था सूर्यास्त का नियम। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि सूर्यास्त का नियम क्या है। एक्चुअली में क्या है कि जो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है जिसमें आपको मेंस लिखना पड़ता है ना, वहाँ पर जो ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा यूज़ काम करेंगी कि जो जमींदारी व्यवस्था है वगैरह वगैरह, जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप जो है इसको बीच में लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो भारत के किस किस हिस्से पर लागू थी। तो सबसे पहला था, आज का अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा बांग्लादेश था, ठीक है, साथ ही साथ बिहार था। ये पहले बांग्लादेश ही हुआ करता था लेकिन हम आज के मैप के हिसाब से देख रहे हैं। बिहार हुआ करता था, झारखंड व वेस्ट बंगाल हुआ करता था और उड़ीसा, ये तो आ जाते थे क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन में ही या बंगाल के ही हिस्सा हुआ करते थे पहले। और उसके बाद जो है बाहर के जो है वो उत्तर प्रदेश का जो बनारस था, बनारस जो हमारे विश्व का सबसे पुराना शहर भी है, वो कौन सा है, काशी या बनारस आप जो कहो, ठीक है। तो बनारस में जो है स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो लागू थी। और वहीं उत्तरी कर्नाटक, ये वाला रीजन जो था ना, चिकमंगलौर वगैरह, ये जो रीजन था, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, इसके उत्तर वाले जो रीजन में या उत्तरी कर्नाटक में जो था वो स्थायी बंदोबस्त लागू था। तो आपसे एग्जाम में पता कैसा पूछा जाता है कि जो दक्षिण भारत में वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर जो है वो स्थायी बंदोबस्त लागू था, तो उत्तरी कर्नाटक। ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये पूरे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू था। इस बात को याद रखना कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर जो है लागू था, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे महलवाड़ी और रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, और उनका भी परसेंटेज देखेंगे। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी जो व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी या महलवाड़ी, इनमें से कौन सी जो व्यवस्था थी जो सबसे ज़्यादा हिस्से पर जो है लागू थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू थी। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।